साइन था स्क्रीन फंक्शन, और फाई प्लस आई साइन एक एनालिटिक फंक्शन आया था जिसको हमने कहा था कॉम्प्लेक्स। क्यों आया है एनालिटिक फंक्शन? क्योंकि फाई और साइन कॉची-रीमान इक्वेशंस पूरी करते थे। फाई एक्स इज इक्वल टू साइन वाई एंड फाई वाई इज इक्वल टू माइनस साइन। The Cauchy-Riemann equations in Cartesian form. इसको और तरह से हम Cauchy-Riemann equation निकाल सकते हैं। मान लीजिए जो W है वो Z का फंक्शन है और will be equal to 5 plus I sin। Z is कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो Z is x plus i y। फाई भी x और y का फंक्शन होगा और साइन भी x और y का फंक्शन होगा। आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x प्लस i y और x प्लस i y का विद रिस्पेक्ट टू x x प्लस आई वाई का कितना होगा? उधर करते हैं x के रेस्पेक्ट में tan फाई बाई डेल x प्लस आई tan साई बाई डेल x। लेकिन फिर ये तो दो थे, x भी है और y भी है। अभी तो आपने x के रेस्पेक्ट में ही पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, y के ऊपर कर सकते हैं। जरा y के ऊपर f डैश x प्लस आई वाई x प्लस आई वाई का विद रिस्पेक्ट टू y उधर tan फाई बाई डेल प्लस आई tan साई बाई डेल। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा? x प्लस आई वाई दोनों से एलिमिनेट करना, चाहे दोनों को डिवाइड कर तो ऐसा हो, चाहे ये करिएगा कि f डैश x प्लस आई वाई की वैल्यू ऊपर से हमने इक्वेशन नंबर 2 में से करिए जरा आई tan फाई बाई डेल x प्लस आई tan साई बाई डेल x इज इक्वल टू tan फाई बाई डेल y प्लस आई tan साई बाई डेल। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब बराबर होते हैं जब दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो। आई को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के tan साई बाई डेल x आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई tan फाई बाई डेल x इज इक्वल टू tan फाई बाई डेल y प्लस आई tan साई बाई डेल। अगर दोनों तरफ से रियल पार्ट लिया गया तो माइनस के tan साई बाई डेल x इज इक्वल टू tan फाई बाई डेल y है ना, और दोनों तरफ से इमेजिनरी पार्ट लिया गया तो tan फाई बाई डेल x इज इक्वल टू tan साई बाई डेल y। क्या ये दोनों कॉची-रीमान इक्वेशंस नहीं? फाई एक्स इज इक्वल टू साई वाई और फाई वाई। तो एक्चुअली में कॉची-रीमान इक्वेशंस न्यू डिराइव कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका x के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव और y के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव दोनों बराबर होने चाहिए। अगर दो वेरिएबल हैं तो दोनों से हमने फंक्शन को एलिमिनेट करना तो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिया, हमें कॉची-रीमान इक्वेशन मिल गई कार्टेशियन फॉर्म। अगर यही कॉची-रीमान इक्वेशंस पोलर फॉर्म में चाहिए हो तो पोलर x को r cos थीटा और y को r sin थीटा। अगर x को r cos थीटा और y को r sin थीटा रखेंगे तो जो फंक्शन x y का था वो r और थीटा का कॉची-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। एनालिटिक फंक्शन था w, z था फाई प्लस आई sin। अब इसको पोलर फॉर्म में ले जाना है। इन पोलर फॉर्म x इज इक्वल टू r cos थीटा होगा, y इज इक्वल टू r sin थीटा होगा। अगर x को r cos थीटा और y को r sin थीटा रख दिया जाए तो जो फंक्शन अब तक x y के चल रहे थे अब वो फंक्शन r और थीटा के हो जाएंगे।
और साथ ही साथ जेड कितना होगा, जेड मीन्स एक्स प्लस आई वाई मीन्स आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा न्यूमेरिकल में पढ़ते थे, ये साइन थीटा। तो पोलर फॉर्म में जो w अब तक जेड का फंक्शन था वो फंक्शन हो गया आर ई साइन थीटा का। जो फाई और साई अब तक एक्स वाई के फंक्शन थे अब वो हो गए आर और थीटा के फंक्शन। अब दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं आर और थीटा। आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फंक्शन को एलिमिनेट करते हैं। इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं जैसे अभी करिए डिफरेंशिएट पार्शियल with respect to x, x means r, एक बार r के रेस्पेक्ट में एक बार थीटा, f डैश r ये साइन थीटा, r ये साइन थीटा का r के रेस्पेक्ट में e की पावर थीटा r का वन हो गया इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल r प्लस i डेल साइन बाई डेल r। अब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, f डैश r e sin थीटा, r e sin थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में r e sin थीटा i थीटा का i इज इक्वल टू tan phi बाई डेल थीटा प्लस i डेल sin बाई डेल। दोनों से फंक्शन को एलिमिनेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि f डैश r e sin थीटा इस सारी की वैल्यू यहां रखें हो गया फंक्शन रखेंगे सब्स्टिट्यूट 1 into तो आई आर tan phi बाई डेल r प्लस i डेल sin बाई डेल r इज इक्वल टू tan phi बाई डेल थीटा प्लस i डेल sin बाई डेल अंदर टाइप करो माइनस के r डेल sin बाई डेल r प्लस i r tan phi by del r is equal to tan phi by del theta plus I del psi by del। तो रियल पार्ट क्या है माइनस के r del psi by del r is equal to tan phi by del theta और इमेजिनरी पार्ट आया r tan phi by del r is equal to tan psi by del। दूसरी वाली इक्वेशन से क्या आया tan phi by del r is equal to r उधर पहुंच गया 1 upon r tan psi by del। दूसरी वाली इक्वेशन से क्या आया tan phi by del theta is equal to minus r del psi by del। बल्कि सारा को यहाँ नहीं मिला यहाँ नहीं। आपको एक्स वाई वाली तो याद है ना, आपने अभी भी कहा था कि डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स इज इक्वल टू साइन वाई और फाई वाई इज इक्वल टू माइनस साइन। ये दो वेरिएबल थे एक एक्स और एक वाई। आपने एक्स को रिप्लेस कर दिया आर से और वाई को रिप्लेस कर दिया थीटा से। लेकिन ये आप जानते हो कि जब हम पोलर फॉर्म में चलते हैं तो डेल्टा एक्स विल बी रिप्लेस बाय डेल्टा आर एंड डेल्टा वाई विल बी रिप्लेस बाय आर डेल्टा थीटा। tan phi by del x x मींस आर, पहला वेरिएबल तो आर है, दैट इज del phi by del r विल बी इक्वल टू del psi by del y। y किससे रिप्लेस होगा दैट इज del psi by r डेल्टा। यूं ही दूसरी बनेगी tan phi by del y y किससे रिप्लेस हो रहा है दैट इज del phi by r डेल्टा थीटा इज इक्वल टू माइनस की del phi by del r। तो सीधी इक्वेशन जो कार्टेशियन में वो सीधी पोलर में कन्वर्ट हो जाती है। डेल्टा x विल बी रिप्लेस बाय डेल्टा r और डेल्टा y विल बी रिप्लेस बाय r। रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशन ऑफ फ्लूइड। हमने ये कहा था कि ग्रेडियंट की स्केलर क्वांटिटी का निकालते हैं और रिजल्ट वेक्टर आता है और डिफाइन ऐसे करते थे कि ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल फाई है ना, जबकि डाइवर्जेंस वेक्टर और रिजल्ट स्केलर होता है
डिफाइन करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू डेट डॉट ए। डाइवर्जेंस की स्पेलिंग बी से शुरू हुई है, इससे याद रह जाता है कि डाइवर्जेंस की डॉट आएगा और कर्ल और रिजल्ट वेक्टर ही होगा। और कर्ल ये हम डिफाइन करते हैं क्रॉस। अगर ये कमरे का फ्लोर हम लें और इस फ्लोर पे किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल खींच दें, नॉर्मल से मतलब अभिलंब, अगर इसके किसी भी पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल की डायरेक्शन जेड पट्टी इस दीवार पर अगर खींचोगे, इस दीवार के किसी भी पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, नॉर्मल बदल रहा है क्या? नहीं, नॉर्मल नहीं बदल रहा। लेकिन अगर इस सिलेंडर की सरफेस पर हम नॉर्मल खींचने लगे तो यहाँ नॉर्मल ये रहा, इस पॉइंट पर नॉर्मल ये रहा, इस पॉइंट पर नॉर्मल ये रहा, इस पॉइंट पर नॉर्मल ये रहा, इस फेस पर नॉर्मल ये रहा। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर पूरे फेस, इस पर नॉर्मल ये रहा। दैट इज इस सिलेंडर में जितने भी फेसेस हैं, चाहे कर्व्ड सरफेस हो चाहे इसके एंड्स, हर जगह नॉर्मल बदल रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर हम इसकी टॉप फेस पर चले गए तो टॉप फेस पे जितने भी पॉइंट होंगे सब पे नॉर्मल सेम डायरेक्शन में होगा। लेकिन कर्व्ड सरफेस पर तो नॉर्मल हमेशा बदलता रहेगा। अगर कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हो तो उस पॉइंट पर ग्रेडियंट नॉर्मल वेक्टर होगा। दैट इज ग्रेडियंट फाई से मतलब है उस कर्व के लिए पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन। ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो नॉर्मली वेक्टर क्वांटिटी होगी ना, इस और होगी इस पर सरफेस पर। सरफेस तो एक्स वाई जेड के बीच में लीनियर रिलेशन होगा। जैसे स्फीयर की कल्पना करो, स्फीयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर उस स्फीयर के हर पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट्स पर हम नॉर्मल ड्रॉ करने लगे तो क्या नॉर्मल सब जगह बदलते ना चले जाएंगे? अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 इसे फाइन मान के इसका ग्रेडियंट निकालो। जो भी ग्रेडियंट होगा वही नॉर्मल वेक्टर होगा। डाइवर्जेंस को आप ऐसे समझिए, डाइवर्जेंस का वैसे मुझे जानते हो, डाइवर्जेंस मींस बिखराव, डाइवर्ट कितना बिखर रहा है। सपोज कि इसका मुंह खुला हुआ है और हमने एक मुट्ठी चावल उठाए और इसमें यूं डालते चले जा रहे हैं। अगर सारे के सारे इस कंटेनर में ही गए तो हम कह रहे हैं कि इसका डाइवर्जेंस कुछ है ही नहीं। डाइवर्जेंस से मतलब बिखराव, जहां भेजना चाह रहे हैं वहीं जा रहे हैं कि इधर उधर भी जा रहे हैं। और अगर 2-4 चावल भी नीचे गिर गए तो हम कहेंगे कि इसका डाइवर्जेंस नॉन जीरो। दैट इज डाइवर्जेंस ये बताता है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर कितना प्रभाव है। किसी भी जाती है कर्ल। कर्ल ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फील्ड है वो केवल ट्रांसलेशनल है कि उसमें रोटेशनल कंपोनेंट भी है। अगर रोटेशनल अगर सीधा सीधा आपका अगर हेयर सीधे सीधे हैं तो नॉन कर्ली हुए ना। कर्ली तो तब कहा जाएगा जब उनमें घुमाव आ जाएगा। दैट इज अगर उनमें घुमाव आ रहा है तो हम कहेंगे कि कर्ल है, कर्ली है, और घुमाव नहीं आ रहा है तो नॉन कर्ली है। इट मींस अगर घुमाव है तो कर्ल जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो होगा। और घुमाव नहीं है तो कर्ल। तो कर्ल किसी भी वेक्टर में ये रिप्रेजेंट करता है कि जब हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिंपली ट्रांसलेशनल होगा कि रोटेशनल भी होगा। अगर कर्ल है तो रोटेशनल कंपोनेंट आएगा और कर्ल नहीं है तो रोटेशनल कंपोनेंट नहीं होगा, केवल ट्रांसलेशनल बिहेवियर होगा। यही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। रोटेशनल की रोटेशनल मोशन, जैसे कोई नदी बह रही है, कोई कैनाल है, नहर, आप खड़े होकर देखना उसको पानी सीधा भी बहता है और जो जहाँ वो दीवार पर जहाँ टिका हुआ है ना, उसकी बाउंड्रीज है, वहाँ बाउंड्री पर इस तरीके से पानी घूम चलता है और घूम घूम में वो भंवर बोलते हैं उस भगवान की भाषा में, तो ये भंवर है।
कंपोनेंट होने के कारण वो सीधा सीधा नीचे बैठते चले जाते हैं। मतलब जब फ्लूइड का मोशन होगा वो सीधा सीधा तो बहेगा ही बहेगा, साथ ही साथ वो घूमेगा भी। तो अगर घूमना हो रहा है उसके अंदर तो हम कहेंगे कि फ्लूइड का मोशन रोटेशनल, और घूमना नहीं हो रहा, सीधा सीधा बह रहा है तो हम कहेंगे इरोटेशनल। तो कब रोटेशनल होगा और कब इरोटेशनल होगा? आपने कहा कि किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी q है, अगर q का कर्ल 0 हो गया, कर्ल 0 होने का मतलब है कि रोटेशनल कांस्टेंट नहीं हुआ, तब मोशन इरोटेशनल कहलाएगा। और अगर कर्ल नॉन जीरो है तो मोशन का रोटेशनल या इरोटेशनल इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर फ्लूइड वेलोसिटी निकालकर उसका कर्ल निकालना, कर्ल 0 है तो मोशन इरोटेशनल होगा, और कर्ल नॉन जीरो है इफ q b लिखते ऐसे q u b w, इसका क्या मतलब है कि q बराबर ui प्लस bj प्लस wj, ये वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट u v w। इफ q b the velocity of fluid at any point, then the motion of the fluid is said to be rotational, is said to be irrotational if and only if कर्ल q is equal to 0। अगर q का कर्ल 0 है तो इरोटेशनल मोशन कहलाएगा, और कर्ल नॉन 0 है तो रोटेशनल मोशन कहलाएगा। जरा कर्ल q निकालिए, कर्ल q से मतलब डायरेक्ट क्रॉस q ना, i j k del by del x del by del y del by del z u v w। i के साथ टर्म आया del w by del y माइनस del v by del z, j के साथ टर्म आया del u by del z, मल्टीप्लिकेशन उल्टा किया है तो इससे टर्म्स पॉजिटिव बने रहेंगे माइनस del w by del x, और k के साथ टर्म आया del v by del x माइनस del u by del y। ये तीन वेक्टर हम डिफाइन करते हैं, साई, ईटा एंड जीटा। साई है ये वाला हाफ ऑफ del w by del y माइनस del v by del y। हाफ फैक्टर और लेते हैं, क्यों लेते हैं ये बात समझ में आएगा। ईटा दूसरा वाला है हाफ ऑफ del u by del z minus del w by del x, and zeta means half of del v by del x minus del u by del x। अगर psi eta zeta 0 0 हो, psi 0 होने का मतलब ये वाला टर्म 0 हो गया, eta मींस ये वाला टर्म, zeta मींस ये वाला टर्म। अगर psi eta zeta 0 0 हो तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये कोई 0 नहीं आ गया तो मोशन इरोटेशनल हो गया। तो अगर तीनों कंपोनेंट्स साई eta zeta तीनों के तीनों अलग अलग 0 हो जाए तो मोशन इरोटेशनल होगा। धन्यवाद। साई इज इक्वल टू eta इज इक्वल टू zeta इज इक्वल टू 0। डन। अगर साई eta zeta तीनों 0 हो गए तो कर्ल q 0 हो गया, और कर्ल 0 हो गया तब मोशन कहा जाएगा द मोशन इज सेड टू बी इरोटेशनल। और अगर साई eta zeta में से कोई भी एक नॉन जीरो, जरूरी नहीं है सारे के सारे नॉन जीरो, वेक्टर जीरो तब कहलाता है जब उसके तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग जीरो हो। अगर कोई एक भी कंपोनेंट नॉन जीरो हो तो वेक्टर तो नॉन जीरो हो गया ना। तो मोशन को रोटेशनल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि साई eta zeta तीनों ही नॉन जीरो हो।
अगर कोई एक भी नॉन जीरो है तो मोशन रोटेशनल। ये रोटेशनल वो होगा जब जाई ईटा जी का तीनों जीरो हो, लेकिन रोटेशनल तब होगा जब इनमें से कोई भी एक, अगर कोई एक भी नॉन जीरो हो गया रोटेशनल मोशन कहलाएगा। और रोटेशनल मोशन में एक वेक्टर और डिफाइन करते हैं, डिफाइन स्पिन वेक्टर। कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ कर्ल क्यू, कर्ल क्यू ये रखा, कर्ल क्यू कितना होगा 2 जाई आई, 2 इधर बढ़ता होगा 2 जाई आई प्लस 2 ईटा जी प्लस 2 जीटा टी, that is the spin vector will be equal to psi I plus eta j plus zeta। ओमेगा बराबर psi I plus eta j plus zeta की है। अगर कोई एक भी नॉन जीरो हो गया psi eta zeta में से तो स्पिन वेक्टर तो नॉन जीरो हो गया, और स्पिन वेक्टर नॉन जीरो होने का मतलब ये हुआ कि देयर इज स्पिन। अगर स्पिन वेक्टर नॉन जीरो होगा then the motion is said to be rotational motion। Equation of continuity। Equation of continuity is nothing but it is the principle of conservation of mass। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज किया जा सकता है ना। खाना है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ ऐसा ही यहाँ पर मैं कह रहा हूँ। एक मिनट समझने की कोशिश करना, मैं आपसे क्या कहता हूँ। एक रबड़ का पाइप है, आप उसके एक सिरे से 1 लीटर पानी पर सेकंड एंटर कर रहे हैं, पिचकारी के द्वारा आपने पानी एक तरफ से फोर्सफुली बहाया, 1 लीटर पानी पर सेकंड आप उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। जितना लंबा पाइप है पहले तो वो भरता चला जाएगा सारा, जब पूरा भर जाएगा तब कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना एंटर कर रहा है। प्रोवाइडेड पाइप में भी छेद ना, अगर पाइप में भी छेद होगा तो उस स्थिति में जितना एंटर किया, जितना दूसरे सिरे से बाहर निकला, प्लस जितना बेस हुआ, उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में होगा। आप कह रहे हो कि एक सिरे से जितना एंटर कर रहा है दूसरे सिरे से उतना ही बाहर निकलेगा। अगर बीच में कहीं पाइप टूटा हुआ है तो वो आउट का पार्ट होगा, और बीच में आप कहीं और पानी इंसर्ट कर दो उसमें तो वो इन का पार्ट होगा। दैट इज कितना इन हो रहा है और कितना आउट हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू ऑलवेज इक्वल। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जब कभी भी हम मास कंजर्वेशन लॉ, द्रव्यमान संरक्षण नियम को एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखते हैं, दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। दैट इज, अगर एक लाइन में इसको समझना चाहें तो कितना सोर्स से पानी एंटर किया, कितना बीच में, इसमें बीच में कहीं और एंटर कर दिया गया, सोर्स प्लस इन इज इक्वल टू कितना बाहर निकल रहा है सेम, और कितना बेस हुआ, दैट इज ऑल। जब इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, जब इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं वही कहलाता है।